दोस्तों, स्वागत है आपके अपने दोस्त जितेंद्र तिवारी के साथ। हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। एक पॉलिटी का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग फिर से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरा और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो देखिए, सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः होता है 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मतलब पूरे विस्तार से सारी चीज़ों को देखेंगे। तो 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है राज्यपाल का साधारणतः, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए किसके राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसे कभी भी इसके पद से हटा सकता है। इसके लिए कोई भी संविधान में विधि उल्लिखित नहीं की गई है। तो रही बात अगर राज्यपाल की, तो राज्यपाल का वर्णन संविधान में 176वें अनुच्छेद में किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि भारत की कार्यपालिक शक्तियाँ किसमें निहित होंगी? तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़ी हुई बातें थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? वो है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत में वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आता है टोटल आपात कितने प्रकार का होता है। पहला नंबर हम लोग आपात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वित्तीय आपात कितनी बार लगा है अभी तक। ठीक है, तो आपात कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक होता है 352 के तहत। ठीक है, 352 के तहत आपात का वर्णन किया गया है। 352 के तहत जो आपातकाल का वर्णन है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 356 के तहत एक आपातकाल का वर्णन किया गया है। 356 के तहत जो आपातकाल होता है उसे हम लोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के पश्चात राज्यों में लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 360। 360 के तहत जो आपातकाल होता है उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो 352 के तहत अभी तक कितनी बार लागू किया जा चुका है? तो अभी तक 3 बार लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। उसका 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगभग लगाए ही जाते रहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर पूछा जाए किसका हुआ, 356 का सबसे ज़्यादा अभी तक अपने देश में सबसे ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया गया है राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने हितों को साधने के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं 360 की तरफ। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लागू किया गया है। हालांकि एक बार ऐसी कंडीशन 1991, 90-91 में आई थी, लेकिन भारत ने उसे बहुत अच्छी तरीके से डील किया और आपातकाल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक 0 बार लगा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया कितनी होनी चाहिए? ये होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, और उसके अंदर वो सारी अर्हताएँ होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य के पास होती है। ये सारी अर्हता होनी चाहिए। वह व्यक्ति क्या ना हो, दिवालिया ना हो। वह व्यक्ति क्या दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हो, इससे नहीं मतलब है, भारत का नागरिक हो, जो संविधान में सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर भारत में जन्मा हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया और दिवालिया ना हो, तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है? राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, बशर्ते उसे संसद का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है?
तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में संविधान में संशोधन करके जो 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामांकित किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, उनको क्या किया गया, अब हटा दिया गया। अब उनको नियुक्ति करने का, मनोनीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा में लेकिन 12 सदस्य होते हैं। वो सदस्य आते कहाँ से हैं? वो होते हैं साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य, कला, समाज सेवा, ठीक है। उसके बाद फिर इन क्षेत्रों से आते हैं। तो ये राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य के अलावा इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो मनोनीत सदस्यों के लेके टोटल इसमें 250 सदस्य होते हैं। तो अगर मनोनीत सदस्य ना हो तो 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं उत्तर प्रदेश से, 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। तो वेंकैया नायडू जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जबकि वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। तो हरिवंश नारायण जी इसके उपसभापति हैं, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसमें वर्तमान में 245 सदस्य अभी हैं। वर्तमान में 245 सभा राज्यसभा में हैं सदस्य, इसे उच्च सदन कहा जाता है। ये हुई राज्यसभा से ज़रूरी बातें जो थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री भारत में बन सकता है, ठीक है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या ना हो। हालांकि उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो पहली बार जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा से चुन के आई थी, तो राज्यसभा सदस्य थी। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो पहली बार इंदिरा जी आई थी। उसके अलावा भी कई ऐसे नेता हुए हैं भारत के जो राज्यसभा से आके प्रधानमंत्री बने हों। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन गए हों लेकिन वह किसी भी संसद के सदस्य नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उन्हें 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उनका पद, मंत्री पद छीन सकता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया गया है जिससे किसी भी व्यक्ति, जो योग्य व्यक्ति हो, उसको उस पद से वंचित न किया जाए मंत्री या प्रधानमंत्री बनने से। इसलिए संसद के जो संविधान सभा के सदस्य थे हमारे, उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा प्रावधान करते हुए मंत्री या प्रधानमंत्री बनने की छूट प्रदान की। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में एक पोस्ट CDS का गठन किया गया है, ठीक है। तो CDS जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। तो उसके बाद फिर इनके पद का सृजन इसलिए किया गया, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा, देख रेख करेगा। लेकिन इसका भी जो मुख्य सेनापति होगा, कौन होगा? वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये रही आज के ज़रूरी क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।